So hello all, first of all good morning and wishing happy Teachers of the Day to all my respective teachers and myself Shravani Krishna Bawar. I am in standard 11 and I am here to give you some information about the easiest topic in our 11th biology, living world. We have studied some concept of this lesson in our previous standards. So let's get started. Let's start with some simple questions. What is difference between living and non-living things? मतलब डिफरेंस क्या है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में? हमने क्वेश्चंस पहले भी बहुत बार देखे हैं, तो हम अभी यही बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग मतलब अबायोटिक. दूसरा क्वेश्चन, एंडिस द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंस होते हैं, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में. तो वो हो सकती है ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक लाइफ स्पैन होता है उनमें, और क्या होता है वो रिस्पॉन्ड देते हैं एनवायरनमेंट में जो चेंज होते हैं उनको. और सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे. So, basic principle of life. First क्या है, फर्स्ट में दिया है कि जब कोई पैदा होता है तो उसे सर्वाइव करना पड़ता है और सर्वाइवल के लिए उसे केमिकल मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो वो एनर्जी कहाँ से आती है हमें? तो फूड से. वो भी एक आंसर है. और दूसरा आंसर है हमें वो मेटाबॉलिज्म के तौर पे मिलता है. सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल. लेट्स से सपोज आई हैव अ मॉलिक्यूल इन माय हैंड. सो इफ़ आई ब्रेक इट, मतलब मैंने उसे तोड़ दिया, तो होगा कैटाबॉलिज्म. मतलब वो तो गया, अभी ब्रेक कर दिया और हमें एनर्जी चाहिए तो नया मॉलिक्यूल, तो समझो ये नया मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया, तो हो गया एनाबॉलिज्म. मतलब ब्रेकिंग, कैटाबॉलिज्म, मेकिंग, एनाबॉलिज्म. यही है फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड है बर्थ होने के बाद हमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है. अभी हम जब ग्रोथ हुई तो इतने से थे, अभी हम इतने बड़े हो गए, तो मतलब हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई. लेकिन हमने सैंड माउंट्स देखे. सैंड माउंट्स मतलब रेत का पहाड़ होता है, बीच पर हम जाते हैं, डिजर्ट में देखते हैं, तो सैंड माउंट्स मतलब रेत का पहाड़ ही देखते हैं. नहीं देखा होगा तो ये सैंड माउंट्स. तो इसमें भी ग्रोथ होती है, मतलब वो इतना सा होता है, उस पर रेत आके आके इतना बड़ा हो जाता है. तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है? तो नो, दिस इज़ नॉट लिविंग थिंग. बिकॉज इसमें ग्रोथ आउटसाइड से होती है. मतलब इतना सा रहता है तो उस पर रेत आके आके इतना बड़ा हो जाता है ना, तो आउटसाइड से होती है. और हम में ग्रोथ इनसाइड से होती है. So from above example we can say that in living organism growth is from inside, in non-living thing growth is from external property. थर्ड में क्या दिया है? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये अनलिमिटेड नहीं है, उसका एक लिमिटेड टाइम स्पेन होता है. मतलब एजिंग प्रोसेस होती है हमें. हम जैसे पैदा होते तब जैसे दिखते हैं वैसे ही अभी नहीं दिखते. तो और जैसे जैसे हमारी एजिंग प्रोसेस होती है हम बूढ़े होने लगते हैं, तो जो सिस्टम की इफेक्टिव वर्किंग होती है वो लूज होने लगती है. इट लॉसेस इट्स effective working and become old. तो हमारी लाइफ चलती रहती है और उसमें हमें एक टाइम आता है जब लगता है हम ही कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तब ऐसा लगता है कि हमारे जैसा कोई नया जीव यहाँ पे होना चाहिए हमारे जैसा ही. तो ये होता है रिप्रोडक्शन की वजह से. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल भी होता है. तो लेकिन हमने
म्यूल्स और स्टेलाइट वर्कर बीज देखिए, म्यूल्स ये होता है, ये दोनों भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये बीज भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, पर वो लिविंग बीइंग है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, मतलब हमें अगर एक शब्द में लाइफ क्या है ये बताएं तो हम क्या रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी लिविंग बीइंग है लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं करते। और ये में क्या दिया है, जैसे वो दिया है कि जैसे जैसे हम एज होते हैं और एक सर्टेन पॉइंट पे मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है और ऑर्गेनिज्म लाइफ होता है। और एक प्रॉपर्टी है कि अभी मैंने किसी को मारा तो मुझे ये रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना, तो मैंने उसे रिस्पॉन्ड किया। फॉर लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू थर्मल chemical or biological changes in the surrounding. This is unique property of living beings. Taxonomical aids. These aids help to identify the species, help to place the organism in taxonomical hierarchy, and also to store these specimens for future use. If we need to study diversity, certain aids called taxonomical aids can be used. This includes herbarium, botanical gardens, museum, biodiversity parks, etc. मतलब क्या होता है, अभी इस अर्थ पर बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, तो हमें अगर एक साथ वो देखना है, मतलब देखना है, तो हम टैक्सोनॉमिकल एड्स का यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो क्लासिफिकेशन होता है, इफ वी नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी सर्टेन एड्स फॉर टैक्सोनॉमिकल एड्स कैन बी यूज। और उसमें क्या क्या होता है, हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क एक्सेट्रा। हर्बेरियम क्या होता है वो देखते हैं। Herbarium is essentially a dried plant specimen that is pressed, treated and mounted on standard side sheet in order to preserve. मतलब क्या होता है, समझो मेरे हाथ में एक प्लांट है, एक सीजनल प्लांट है, तो मुझे वो प्रिजर्व करना है, मुझे बाद में उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, तो मैं क्या करूँगी, एक स्पेसिफिक शीट होता है, उस पर वो प्लांट्स प्रेस करूँगी, प्रेस करके वो प्रिजर्व करूँगी, और ऐसे करके, हाँ ये ऐसा दिखता है, और उसी के नीचे ये दिखा है ना, वैसे एक शीट होती है, उस पर उसका डेट होता है, प्लेस ऑफ क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद डिटेल क्लासिफिकेशन एंड हाईलाइटिंग विद इकोलॉजिकल पेक्युलरिटीज कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट आर रिकॉर्डेड ऑन सेम शीट। लोकल नेम, नेम्स ऑफ कलेक्टर मे बी एडेड। उसमें सब इंफॉर्मेशन होती है, मतलब और उसे हम लेबल कहते हैं। ये शीट है और उसके इंफॉर्मेशन जहाँ पे उसे लेबल कहते हैं। ये हर्बेरियम। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। Botanical garden are the places where plants of different varieties collected from different parts of the world are grown in a scientific and systematic in a vivo manner। मतलब समझो मुझे अफ्रीका का कोई प्लांट यहाँ पे प्रिजर्व करना है, तो मैं ऐसे ही कहीं पर जंगल पे तो नहीं लगा सकती ना, क्योंकि उसको टेम्परेचर मेंटेन करना सब देखना पड़ता है। तो एक जगह है बोटेनिकल गार्डन, मतलब वो गार्डन है जहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स हम प्रिजर्व कर सकते हैं, वहाँ पे बढ़ा सकते हैं, और वो प्लांट्स लेबल होते हैं। ये एग्जांपल है, ये हमारे इंडिया का एक बोटेनिकल गार्डन का एक पिक्चर है, कोलकाता का 255 ईयर ओल्ड बनियान ट्री। ये हमने इस बारे में देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेंगे।
ये ट्री और ये इसका लेबल। सो फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन इन्होंने इन्वेंट किया था। तो इन 1543 फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एन इटालियन प्रोफेसर लुका घिनी एट पिसा, इटली। मतलब इन्होंने बोटेनिकल गार्डन पहले स्टार्ट किया था। और हमारा सबसे लार्जेस्ट गार्डन कौन सा है बोटेनिकल गार्डन, तो वो क्यू इंग्लैंड में है और उसमें मोर देन 30,000 स्पेसिमेंस है एंड मोर देन 7 मिलियन हर्बेरियम। हर्बेरियम हमने देखा है, हर्बेरियम शीट प्लांट लेबल। म्यूजियम हमने देखा है, हमने गए भी। Museum are the places where collection of preserved plants and animal specimens are kept. Plants and animal specimens may be preserved in formalin in transparent jars are labeled. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. This science is called taxidermy. मतलब म्यूजियम हम सबको पता है, म्यूजियम में हमें प्लांट्स देखने, एनिमल्स देखने मिलते हैं, प्लांट्स देखने मिलते हैं। और हमने देखा होगा कि ऐसी छोटी सी जार होती है और उसमें प्रिजर्व करके रखते हैं कुछ एनिमल जैसे स्नेक और वैसा। ये ऐसी जार होती है और इसमें फॉर्मेलिन होता है जिसकी वजह से मांस मतलब खराब नहीं होता, वो फॉर्मेलिन की वजह से होता है। ये एक केमिकल है जो हम प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। और जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, तो वो हम स्टफ करके प्रिजर्व करते हैं और इस सब साइंस को कहते हैं टैक्सीडर्मी। ये स्टफ एनिमल और ये फॉर्मलिन में एनिमल्स। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क हम सबको बहुत पसंद होता है। Places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habitat and behavior. मतलब हमें जू में देखने मिलता है। तो जू के बारे में हम सबको पता है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाते।